झारखंड की 2 सीटों समेत 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को होगा मतदान। 1 जून को जारी होगी अधिसूचना। चुनाव आयोग ने जारी किया शेड्यूल। रांची की होटवार जेल में महिला कैदी के कथित यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद संजय सेठ ने रांची में की गेल इंडिया के कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। और रांची में आज से राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज। 700 एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। पहले दिन उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने 10,000 मीटर की दौड़ में जीता पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। साइप्रस के राष्ट्रपति भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान देशों के बीच कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और साइप्रस के रिश्ते काफी मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि भारत में टॉप 10 निवेशकों में साइप्रस एक है। मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा। आज जब भारत और यूरोप अपने संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो साइप्रस इस समय न केवल यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि भारत और पूरे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट गेटवे के रूप में उभर रहा है। फ्रेंड्स, साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं। और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने झारखंड समेत 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। इसमें झारखंड की 2 सीटें भी शामिल हैं। अधिसूचना 1 जून को जारी होगी और मतदान 18 जून को कराया जाएगा। झारखंड में एक राज्यसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद से ही खाली है। वहीं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल भी 21 जून को खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग ने जून-जुलाई में रिटायर हो रहे राज्यसभा सदस्यों की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 10 राज्यों की 24 सीटों पर चुनाव होंगे। नामांकन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित की गई है।
नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी और उम्मीदवार 11 जून तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 18 जून की शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 जून तक पूरी होगी। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान के दौरान केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा और किसी अन्य पेन से मतपत्र पर अंकित प्राथमिकता मान्य नहीं होगी। और जिन राज्यों की सीटों पर चुनाव होंगे उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और मिजोरम शामिल हैं। और इन सीटों पर सेवानिवृत्त होने वाले प्रमुख सदस्यों में दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, परिमल नाथ वाणी और रमीला बारा समेत कई सदस्य शामिल हैं। झारखंड में उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने को लेकर रांची में आयोजित कुलपति सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद और विभागीय अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन उच्च शिक्षा की चुनौतियों, सुधार की जरूरत, शोध, रोजगारोन्मुखी शिक्षा, तकनीकी बदलाव और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने कल सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर कहा कि विश्वविद्यालयों की पहचान केवल भवनों से नहीं बल्कि वहां के शैक्षणिक वातावरण, शोध, अनुशासन और नवाचार से होती है। रांची की होटवार जेल में महिला कैदी के कथित यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक से 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जबकि जुडिशियल इंक्वायरी भी जारी है। वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी। न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल दोस्ताना लेन देन को कानूनी रूप से वसूले जाने योग्य कर्ज नहीं माना जा सकता। इसलिए फ्रेंडली लोन पर एनआई एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने बिना वैध अनुबंध के किए गए 2 लाख रुपए के लेन देन से जुड़ी अपील को खारिज कर दिया है। राजधानी रांची में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी सुचारू रूप से आम जनता तक पहुंचाने के लिए आज एक समीक्षा बैठक हुई। गेल कार्यालय में हुई इस बैठक में स्थानीय सांसद संजय सेठ, रांची की महापौर रोशनी खलखो और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। गौरतलब है कि राजधानी में अब तक रिकॉर्ड 24,000 घरों को पीएनजी की सुरक्षित कनेक्शन दे दिया गया है, जिससे गृहिणियों को रसोई गैस सिलेंडरों के झंझट से बड़ी राहत मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं, वाहन चालकों और कमर्शियल सेक्टर को बड़ी सहूलियत देते हुए अब राजधानी के सभी मुख्य मार्गों पर स्थित पेट्रोल पंपों में भी पीएनजी पंप की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। पीएनजी में कन्वर्सन हो, पीएनजी की ओर बढ़े, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो गैस सिलेंडर पे जो प्रेशर पड़ रहा था और जिसके कारण कुछ लोगों ने आपाधापी बनाने की कोशिश की, कहीं आप देखो नॉर्मल हो गया, लेकिन पीएनजी के कस्टमर बढ़े। अभी जैसे बताया गया कि 24,000 घरों के अंदर पीएनजी का कनेक्शन जा रहा है, ये और बढ़े, लगभग 70-75 हज़ार तक जाए। इसका प्रयास है। होटलों में मैक्सिमम होटलों ने बताया कि 14 बड़े बड़े होटलों में हो गया है, फिर उसका हॉस्पिटल में हो रहा है, इंडस्ट्रीज में हो रहा है। तो पीएनजी के ज़्यादा यूज़ होगा तो नेचुरली गैस सिलेंडर पे बाद जो भार पड़ता है वो कम पड़ेगा और उसको सपोर्ट मिलेगा। आज इसीलिए गेल इंडिया की अफसरों साथ बैठक करके ये प्रयास हो रहा है कि
सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट की ओर से आज रांची में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था द्वारा कई रिपोर्ट भी जारी किए गए और विशेषज्ञों ने जिला खनन निधि से राज्यवासियों के विकास पर जोर दिया। रांची में सीट की ओर से आज कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस दौरान रिपोर्ट भी जारी किए गए। कार्यक्रम में वन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी और सीट के सीईओ रमापति कुमार समेत कई स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। मौके पर वन विभाग के सचिव ने कहा कि डीएमएफटी फंड के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। डीएमएफटी के कॉन्टेस्ट में सस्टेनेबल ट्रांजिशन एक रिपोर्ट तैयार किया है। हमारा जिला में डीएमएफटी का क्या प्लानिंग है, कैसे कर रहेगा। अब जानते हैं माइनिंग एरिया में डीएमएफटी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमारा जो भी लोग वहाँ पे रह रहा है उनको माइनिंग से जो भी परेशानी हो रहा है या जो लाइवलीहुड प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब के लिए डीएमएफटी का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उस पैसा का यूज़ करते हुए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, वहाँ का एनवायरनमेंट डेवलपमेंट हो सकता है, वहाँ के लोगों को लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ हो सकता है। तो उसमें क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसकी स्टडी करके इन्होंने रिपोर्ट दे रहा है। उस रिपोर्ट सरकार के लिए काम आएगा। सरकार उसको देखकर उसका इनपुट लेकर आगे बढ़ सकता है। कार्यक्रम के दौरान सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट के सीईओ रमापति कुमार ने कहा कि जिला खनन निधि से क्षेत्रीय विकास को नया आयाम दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस फंड के बेहतर उपयोग से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। जो माइनिंग के तहत जो पैसे का जो कलेक्शन होता है उसका सही उपयोग और लोगों की जीविका और पार्जन के लिए कैसे उस संसाधन का इस्तेमाल हो सकता है, और साथ ही साथ जिला स्तर पर हमारी अलग अलग जो संस्थागत जो व्यवस्थाएं हैं उस पे कैसे हम लोग मतलब कि इस व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकते हैं। इन्हीं सारी सोच के साथ आज का यह कार्यक्रम और आज का यह रिपोर्ट जारी किया गया। कार्यशाला के दौरान जिला खनन निधि के बेहतर इस्तेमाल पर भी विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। एनटीपीसी समेत कई संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यशाला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रांची से विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। हजारीबाग पुलिस ने इचाक थाना क्षेत्र के लोटवा जंगल में छापेमारी कर ब्राउन शुगर तस्करी नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 52 ग्राम ब्राउन शुगर और 7 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए यह काला कारोबार चला रहे थे। हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोरी के एक मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के सभी सामान भी बरामद कर लिए हैं। बरामद सामग्री में पानी पटाने वाला मोटर, बिजली के तार समेत अन्य चोरी के सामान शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से देश हित में कई जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तेल की खपत कम करना सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रहित और जिम्मेदारी का भी विषय है। खाने में तेल का इस्तेमाल कम करें। खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया के सबसे बड़े कुकिंग ऑयल के खरीदारों में शामिल है। हालांकि सरकार देश में तिलहन उत्पादन को मिशन मोड में प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन फिर भी देश अपनी जरूरत का लगभग 60% कुकिंग ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करता है। पश्चिम एशिया युद्ध संकट के कारण इंटरनेशनल मार्केट में कुकिंग ऑयल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। पिछले 2-3 महीनों में ही कुकिंग ऑयल के दाम 30 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। युद्ध जैसे हालात के कारण कुकिंग ऑयल सप्लाई के शिपिंग रूट बदलने पड़े हैं, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ गई है। इसका सबसे ज्यादा असर सूरजमुखी तेल, पाम ऑयल और सोयाबीन तेल की सप्लाई पर पड़ा है।
जिनके लिए भारत बड़े पैमाने पर आयात पर ही निर्भर है। आइए रोजमर्रा के खाने में हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करने का प्रण करें। आदि निवास की ओर से आज रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदि निवास ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर आदि निवास के प्रबंध निदेशक एरिक केरकेटा ने बताया कि 25 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐप को लॉन्च करेंगे। इस ऐप में देश भर के आदिवासियों के जीवन से जुड़ी विविध गतिविधियों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। की जरूरत है, जिनको एक साथी की जरूरत है, ये आदि निवास लेकर आ रहा है। और यही विजन और इंस्पिरेशन के साथ हम इसको आगे लेके आए। इसका अगर पीछे मैं कहानी बताना चाहूँ तो आदि निवास का शुरुआत 1 साल पहले हुआ था, फरवरी के मंथ में, जब हमारे भाई और ऐसे अनेक फैमिली मेम्बर्स, जो ऐसे अनेक लोग हमारे छोटा नागपुर बेल्ट से निकलकर दिल्ली, मुंबई, ऐसे अनेक जगह चले गए हैं और वहाँ पे डॉक्टर, लॉयर, पायलट, इंजीनियर ये सब बन गए हैं। उनको देख के हमारे में ये सोच आया कि क्यों नहीं उनको हमारे इस ऐप में लेके आए और उनको एक गाइडेंस और एक मेंटर की तरह उनको आगे लेके जाए। रासायनिक खाद के अधिक इस्तेमाल से खेतों की उर्वरा शक्ति लगातार कम हो रही है। ऐसे में ढेंचा जैसे उत्पादों की खेती से मृदा शक्ति को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। रासायनिक खाद के लगातार इस्तेमाल ने खेतों की मिट्टी को कमजोर बना दिया है। मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता के साथ पानी रोकने की क्षमता कम हो रही है और लागत बढ़ती जा रही है। ऐसे में मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ढैंचा एक बेहतरीन विकल्प है। ढैंचा एक हरी खाद वाली फसल है। करीब 40 से 50 दिन में तैयार होने वाली इस फसल को जुताई करके मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे जमीन की उर्वरता बढ़ती है। ढैंचा मिट्टी में जैविक तत्व बढ़ाता है, नाइट्रोजन की मात्रा सुधारता है और जमीन की बनावट को बेहतर बनाता है। ये खेत की जल धारण क्षमता भी बढ़ाता है, यानी मिट्टी ज्यादा समय तक नमी बनाए रखती है। इससे अगली फसल की पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि धान की रोपाई से पहले ढैंचा की बुआई करने से खाद पर होने वाले खर्च में भारी कटौती की जा सकती है। इतना ही नहीं, ढैंचा के इस्तेमाल से रासायनिक खाद की जरूरत भी कम हो जाती है, जिससे लागत घटती है और मुनाफा बढ़ता है। विशेषज्ञ भी ढैंचा को ग्रीन मैन्योर के तौर पर अपनाने की सलाह देते हैं। ढैंचा एक नाइट्रोजन फिक्सिंग हरी खाद है। इसका मतलब यह है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो लगभग 78% नाइट्रोजन है, और ढैंचा जैसे हरी खाद इस नाइट्रोजन को अपने नोड्यूल के माध्यम से, जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसके जरिए ये नाइट्रोजन को अपने फसल में ये स्थापित कर देते हैं और वो मिट्टी में चला जाता है। तो फिर ये जब हम उसको काट के मिट्टी में मिला देते हैं, फिर वही नाइट्रोजन फसल को अमोनिया के माध्यम से वो उपलब्ध होता है। ढैंचा की खेती करना बेहद आसान और सस्ता है। अप्रैल से जुलाई के बीच इसकी बुआई की जाती है। 1 एकड़ खेत के लिए सिर्फ 20 से 25 किलो बीज की आवश्यकता होती है। जब पौधों में फूल आने लगते हैं तब इसे खेत में पलट दिया जाता है। इसके बाद यही फसल मिट्टी में मिलकर प्राकृतिक खाद बन जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में किसानों का खर्च भी बेहद कम आता है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक ढैंचा मिट्टी की बैटरी चार्ज करने वाली फसल है, जिसकी जड़ें जमीन के अंदर जाकर मिट्टी को भुरभुरा और हवादार बनाती हैं। यानी ढैंचा सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि टिकाऊ और लाभकारी खेती की मजबूत नींव है। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं।
रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आज से 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। 25 मई तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में देश भर के 700 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसके प्रदर्शन के आधार पर कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन अंडर 23 के लिए भारतीय टीम का चयन होगा। प्रतियोगिता में आज उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्रतियोगिता के पहले दिन आज 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब कुछ जानकारी मौसम से। झारखंड में उमस और लू से जनजीवन बेहाल है। पलामू में पारा 45.2 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज पलामू प्रमंडल और हजारीबाग में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी दी है, जबकि रांची, धनबाद, बोकारो और संथाल परगना में तेज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी 28 मई तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान तेज हवा के चलने और वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। सूरज के तीखे तेवरों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाने से यहां के लोगों का बुरा हाल है। लू के थपेड़े से सुबह 9 बजते ही सड़कें सूनी हो जा रही है। बहुत आवश्यक होने पर ही लोग घर से निकल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह मौसम सेहत के लिए बेहद संवेदनशील है, इसलिए जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। जमशेदपुर में तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही शीतल पेय पदार्थों की मांग बढ़ गई है। घर से निकलने वाले लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ना, सत्तू, आम और नींबू की शरबत का सहारा ले रहे हैं। राहगीर भागीरथ ने बताया कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक लोगों को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए पानी मारे मुंह में, आम भी खा रहे जो लू नहीं लगेगा। गर्मी कैसा है? गर्मी तो 3 दिन से ज्यादा है। पानी थोड़ा गिरेगा तो राहत मिलेगा। वहीं ठेला पर सत्तू बेचने वाले ने बताया कि लोग गर्मी से बचने के लिए सत्तू के अलावा कच्चे आम के शरबत का सेवन कर रहे हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके। आम, सत्तू, नींबू। गर्मी को लेकर गन्ने का शरबत भी खूब बिक रहा है। दुकानदारों ने कहा कि गर्मी से उनका कारोबार तो बढ़ा है, लेकिन लोगों को बहुत परेशानी है। जमशेदपुर के लोग चिलचिलाती धूप से बेहद परेशान हैं। सड़कों पर ऑटो रिक्शा तो दिख रहा है, लेकिन पैसेंजर नहीं है। आम आदमी गर्मी से बचने के लिए फिलहाल घर पर रहना ही बेहतर समझ रहे हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। झारखंड बिजली वितरण निगम ने निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिना अनुमति फीडर शटडाउन लेने पर रोक लगा दी है। नए आदेश के अनुसार जिला मुख्यालयों में अब केवल कार्यपालक अभियंता की अनुमति से ही शटडाउन लिया जा सकेगा। निगम ने दिन में केवल 2 से 3 बार ही कम समय के लिए शटडाउन की अनुमति दी है। इधर बढ़ती गर्मी के मद्देनजर राज्य के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। श्री अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक दवाइयों तथा अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों की अच्छी से देखभाल और उपचार हो सके। हजारीबाग में जल संचयन और जल संरक्षण को लेकर जहां कई पहल हो रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन की पहल पर 23 मई से महीने भर विशेष जल जांच अभियान चलेगा। जिले की उप विकास आयुक्त ने बताया कि जल सहिया के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के घरों में जल स्रोतों की जांच होगी, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे आपका टैप वाटर, इन सब की जांच की जाएगी। जल संज्ञा द्वारा जो है फील्ड टेस्ट किट द्वारा इसकी जांच किया जाएगा।
हम सभी नागरिक से ये अपील करते हैं कि जल संग्रह का इसमें जो है आप सहयोग करें। जितने भी आपका टैप वाटर है उसकी आवश्यक जांच करवाएं और दूषित पानी के उपयोग से बचें। यदि आपको लग रहा है कि आपके एरिया में कोई कहीं भी दूषित पानी है तो उसकी सूचना विभाग को जरूर दें। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 22 मई साल 1772 को राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वे भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रणेता और बंगाल में नवजागरण युग के पितामह थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ उन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ दोहरी लड़ाई लड़ी। सामाजिक कुरीतियों में बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, पर्दा प्रथा समेत कई कुप्रथाओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। भारत के इतिहास में उनकी पहचान देश में सती प्रथा के विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में दर्ज है। 22 मई साल 1993 से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसे मनाने का निर्णय नैरोबी में 29 दिसंबर साल 1992 को हुए जैव विविधता सम्मेलन में लिया गया। यह पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की आधारशिला है जो पूरी तरह से मानव कल्याण से जुड़ी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल यह दिवस मनाया जाता है। ग्रह के संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता आवश्यक है। इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला शिल्प, वस्त्र, भोजन, औषधीय पौधों समेत विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व और उसके न होने पर उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड की 2 सीटों समेत 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को होगा मतदान। 1 जून को जारी होगी अधिसूचना। चुनाव आयोग ने जारी किया शेड्यूल। रांची की होटवार जेल में महिला कैदी के कथित यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद संजय सेठ ने रांची में की गेल इंडिया के कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। और रांची में आज से राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज। 700 एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। पहले दिन उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने 10,000 मीटर की दौड़ में जीता पदक।